हेलो एवरीवन, दिस इज गुप्तान। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एम्पियर सर्किटल लॉ यानी एम्पियर का परिपथीय नियम, और इसके बाद इसका यूजेज भी देखेंगे, क्योंकि भैया जो चीज़ हमने पढ़ रखी है ना उसका यूजेज भी तो जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है ना, क्योंकि अगर यूजेज नहीं जानेंगे तो उस कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाएंगे बेहतर तरीके से। और एक बात और कि इस वीडियो में जो भी जहाँ जहाँ पर हमने थोड़ा सा मिस्टेक कर रखा है कि एम्पियर लॉ लिख दिया है, वहाँ पर एम्पियर सर्किटल लॉ आप समझना है, यानी एम्पियर का परिपथीय नियम। आपको क्या दिखेगा? एम्पियर का नियम दिखेगा, लेकिन थोड़ा सी मिस्टेक हो गई है, तो वहां पर आप एम्पियर का परिपथीय नियम ही समझिएगा कि वो एम्पियर का परिपथीय नियम ही बताया जा रहा है। तो बस इतना ही है। सो चलते हैं और मजेदार तरीके से इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो जो हम लोग का पहला टॉपिक है वो है एम्पियर का नियम। और एम्पियर का नियम बहुत ही इजी है, क्योंकि आपने गॉस का नियम पढ़ा होगा ना। अरे यार उसी के जैसा है, बस बात समझ में आ रहा है ना, वो उसी के जैसा एकदम सिमिलर है, उसी के जैसा। बस गॉस के नियम में हम क्या करते थे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते थे, यानी गॉस का नियम का प्रयोग करके यार वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते थे अलग अलग आकृतियों को। यहाँ पर क्या करने वाले हैं हम? एम्पियर का नियम का प्रयोग करके चुंबकीय क्षेत्र निकालने वाले हैं। उधर गॉस के नियम में आपने देख रखा था कि हमारे पास कोई बंद पथ रहता था, बंद एक की आकृति रहती थी हमेशा, क्योंकि बंद आकृति के अंदर ही हमें एक आवेश लेना रहता था, ठीक ना। अब ये आवेश है तो चारों तरफ वैद्युत बल रेखाएं तो निकालेंगे ही, ठीक ना। तो हम चारों तरफ वैद्युत बल रेखाएं निकालेंगे तो उसके हिसाब से हम वैद्युत क्षेत्र ज्ञात कर सकते थे, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है φ में Q बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। बात समझ में आ रहा है? और जो Q होता है ना इसको इनसाइड लिखते हैं, यानी इनसाइड का मतलब हुआ कि ये अंदर है, जो आवेश है इनसाइड, जो आवेश है वो अंदर होना चाहिए। और यहाँ पर फाई की जो वैल्यू है उसको आप EDS लिख सकते थे, EDS E.ds लिख सकते थे, और Q बाई में एप्सिलॉन नॉट लिख सकते थे। तो यही गॉस का तो नियम था ना। मतलब एक आवेश है यार, तो वैद्युत बल रेखाएं निकाल रही होंगी, तो जो वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर है क्या कि यहाँ पर आप ये समझ सकते हो कि जब वैद्युत बल रेखा निकल रहे हैं तो वैद्युत क्षेत्र निकल रहे होंगे, तो उसी का मान ज्ञात करते थे विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ का प्रयोग करके। लेकिन अब यहाँ पर जो आपका एम्पियर का नियम है ना, एम्पियर का नियम समझिए कि एम्पियर का जो नियम है ना, एम्पियर के नियम में हम क्या करने वाले हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करने वाले हैं, एम्पियर का नियम। तो आगे एम्पियर का नियम समझ लेते हैं कि क्या है। एम्पियर का नियम को समझने से पहले हम आपको बोलेंगे कि थोड़ा सा आप रेखा समाकलन के बारे में समझ लीजिए कि रेखा समाकलन होता क्या है। देखिए ये फिजिक्स है, रेखा समाकलन रेखा समाकलन। देखिए रेखा समाकलन होता क्या है। यहाँ पर रेखा समाकलन थोड़ा समझ लीजिए कि अगर रेखा समाकलन को आपको फिजिक्स के अंदर और खास करके चुंबकीय जो क्षेत्र वाला जो चैप्टर है, यानी चुंबकत्व वाला जो चैप्टर है, उसमें अगर डिफाइन करना है आपको कि रेखा समाकलन होता क्या है, तो रेखा समाकलन को आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो कि चुंबकीय क्षेत्र ले लो, ठीक ना, और ये क्या ले लो कि एक पूरी लंबाई का एक अल्पांश ले लो। देखो D है, अगर एक लाइन ऐसे है तो ये पूरी, अगर इसकी लंबाई L है, तो अगर ये छोटा सा अगर एक डिस्टेंस ले लेते हो, मतलब इतना ले रहे हो, तो इसको DL आप बोल सकते हो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हमने क्या किया, चुंबकीय क्षेत्र ले लिया और एक छोटा सा अल्पांश ले लिया, और अगर इसका हम जो समाकलन करेंगे तो यही रेखा समाकलन आपका कहलाएगा। बात समझिएगा यहाँ पर कि कुछ नहीं है, यहाँ पर बस करना क्या है कि एक चुंबकीय क्षेत्र लेना है तथा लंबाई का अल्पांश लेना है। क्या लेना है? लंबाई का अल्पांश। एक चुंबकीय क्षेत्र ले लिए और लंबाई का अल्पांश ले लिए, और दोनों का अदिश गुणनफल क्या किए? अदिश गुणनफल का जो समाकलन होगा, यानी चुंबकीय क्षेत्र तथा लंबाई के अल्पांश के अदिश गुणनफल क्या था बच्चा? एक बार फिर से दोहराता हूँ कि चुंबकीय क्षेत्र तथा लंबाई के अल्पांश के अदिश गुणनफल का जो समाकलन होता है वही रेखा समाकलन कहलाता है। क्या बात समझ में आ गया? इतना बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी। देखिए अब यहाँ पर इस बात को समझिएगा कि यहाँ पर अब आप जानते हो, एक बात तो जानते हो, क्या जानते हो कि एक बात ये जानते हो आप कि यहाँ पर अब ये डॉट है, डॉट प्रोडक्ट जब भी हटता है तो यहाँ पर हम क्या लगा सकते हैं कि BDL cos थीटा हो जाएगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट आता है तो cos थीटा आता है। अगर क्रॉस प्रोडक्ट रहता है तो वहाँ पर sin थीटा हम लगा देते, तो BDL cos थीटा हो जाएगा। क्या इतना बात समझ में आ गया कि आखिर में मैंने क्या बताया आपको रेखा समाकलन का मतलब? देखो नोट्स उसकी दिक्कत मत करना, सारा का सारा फ्री में आपको मिल जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो नोट्स की दिक्कत नहीं होनी चाहिए हमारे बच्चों को, ठीक ना। अब यहाँ पर देखिए, अब रेखा समाकलन उधर हमने देख लिया, तो यहाँ पर अब समझते हैं हम किसको समझते हैं, तो एम्पियर के नियम को समझते हैं कि एम्पियर के नियम के अनुसार होता क्या है। तो एम्पियर का नियम अगर मैं आपको एक शॉर्ट सा डेफिनेशन लिख करके दिखाऊं, तो शॉर्ट सा डेफिनेशन ये देखो है,
ठीक। और उसको फिर मैं समझाता हूँ, क्योंकि देखो डेफिनेशन बहुत ही ईजी है, लेकिन डेफिनेशन और उसके फॉर्मूले को रिलेट करके जब आप समझोगे ना तो आपको शानदार तरीके से कोई भी चीज़ समझ में आएगा बाबू, ठीक है ना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इसीलिए डेफिनेशन और फॉर्मूले दोनों के मतलब कि दोनों में आपस में संबंधित, मतलब संबंध मतलब रिश्तेदारी की तरह समझना है कि फॉर्मूला उसका रिश्तेदार है किसके हमारे डेफिनेशन के। तो ये बात समझिएगा, ठीक। तो देखिए बच्चा, आप हम लोगों के सुविधा के लिए हमने आपके लिए कुल मिला करके और जो डेफिनेशन है उसको लिख दिया। अभी एकदम शानदार तरीके से गॉस के नियम से रिलेट करके आपको समझाएंगे, ठीक ना, कि उसका रिश्तेदार है। ये पता चल जाएगा अभी आपको कि जो एम्पियर का नियम है ना वो गॉस के नियम का, जो गॉस लॉ है यानी गॉस के नियम का रिश्तेदार है कुल मिला करके। बात समझिए। जैसे गॉस के नियम में क्या था कि एक बंद पथ लेना पड़ता था, यानी एक बंद क्षेत्र लेना पड़ता था, वो भी आवेश के और आवेश के चारों तरफ, और आवेश क्या होना चाहिए, अंदर होना चाहिए। सबसे मेन बात ये था गॉस के नियम में कि गॉस का नियम तभी आप अप्लाई कर सकते हो जब आवेश जो होगा उस क्षेत्र के अंदर होगा। बात समझ में आ रहा है, यानी उन्हीं आवेशों का काम में लाना है। कुल मिलाकर बात ये समझिएगा कि अगर बाहर आवेश है तो ये आवेश बेकार हो जाएगा गॉस के नियम लगाते समय, जो आवेश अंदर होंगे वही काम में आएगा। तो यहां पर बात समझिएगा। तो एम्पियर के नियम में भी हम धारा का बात करेंगे। एम्पियर के नियम में किसकी बात करेंगे बच्चा, धारा की बात करेंगे। तो धारा भी देखो किसी भी बंद क्षेत्र के अंदर ही होना चाहिए, ठीक ना। देखो सारा के सारा धारा बंद क्षेत्र के अंदर ही। क्या इतना बात समझ में आ रहा है यहाँ पर। ये अब यहाँ पर जैसे गॉस का नियम में क्या था ना कि मतलब अलग अलग आकृति के लिए अलग अलग हम गॉसियन पृष्ठ खींचते थे। क्या खींचते थे बच्चा, गॉसियन पृष्ठ खींचते थे। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे कि यहाँ पर भी हम वही काम करेंगे कि यहाँ पर भी हम एक लूप खींचेंगे। जैसे वहाँ पर गॉसियन पृष्ठ था, जैसे ये देखो एक गॉसियन पृष्ठ खींच दिया था हमने, उसी तरीके से यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर बच्चा हम एम्पियर लूप खींचते हैं। क्या खींचते हैं बच्चा, एम्पियर लूप खींचते हैं। कंफ्यूजन नहीं होना, एम्पियर लूप खींचते हैं। बात समझ में आ गया। अलग अलग क्षेत्र के लिए अलग अलग हिसाब से। बात समझ में आना। अब यहाँ पर देखिए तो धारा अंदर होगा। अब यहाँ पर आप एम्पियर का नियम समझो, जैसे गॉस का नियम था ना वैसे ही एम्पियर का नियम है, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना। अब एम्पियर के नियम के अनुसार किसी बंद पथ के चुंबकीय क्षेत्र के रेखा समाकलन, देखो अभी रेखा समाकलन हमने समझाया था कि रेखा समाकलन क्या होता है बच्चा, यही तो होता है ना कि चुंबकीय क्षेत्र ले ले और किसी बड़े लंबाई का छोटा सा अल्पांश ले ले। अब यहाँ पर अल्पांश क्या होगा बच्चा, देखो ये एम्पियर जो लूप है ना बच्चा, तो इसकी कुछ ना लेंथ होगी, एल लेंथ होगी। तो यहाँ पर इस पे अगर एक छोटा सा हम अल्पांश ले लिए तो ये क्या हो जाएगा, डीएल हो जाएगा बच्चा। तो यही तो अल्पांश हो गया ना। बात क्या समझ में आ रहा है ना, तो यही तो अल्पांश हो गया ना। तो ये अल्पांश हो गया कुल मिलाकर के। तो क्या करना क्या है कि हमें एक चुंबकीय क्षेत्र लेना है और बड़े से लंबाई का एक मतलब लंबाई का अल्पांश ले लो या बड़े से लंबाई बोल लो, कोई दिक्कत नहीं। मतलब लंबाई का अल्पांश ले लिया हमने और उसका जब अदिश गुणनफल का अगर समाकलन करेंगे तो वही रेखा समाकलन करेगा। तो ये जो रेखा समाकलन है बोला जाना ना एम्पियर के नियम के अनुसार किसी बंद पथ का, तो बंद पथ तो ये भी है ना भैया, समझो कि बंद पथ के चुंबकीय क्षेत्र के रेखा समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन नहीं दिख रहा है आपको कि डीएल है, रेखा हमेशा ऐसे ही तो खींचते हैं ना। तो रेखा ये डीएल जो है रेखा समाकलन को दिखा रहा है, ठीक ना। डीएल अरे रेखा है यार, वो लेंथ होगी तभी तो, हाँ ठीक ना। तो यहाँ पर इस तरीके से रेखा समाकलन का मान निर्वात की चुंबकनशीलता, निर्वात की चुंबकनशीलता म्यू नॉट को ही तो बोला जाता है ना बच्चा, म्यू नॉट के मान एवं उस बंद पथ के अंदर जितने भी आपके धाराएं हैं, यह बोल रहा ना उस बंद पथ के अंदर से गुजरने वाली, इस बंद पथ के अंदर से गुजरने वाली, जैसे उस बंद पथ के अंदर जितने भी आवेश होते थे किसमें, गॉस लॉ में, उसी तरीके से यहाँ पर एम्पियर के नियम में बंद पथ से होकर गुजरने वाले जितने भी क्या है धाराओं के बीजगणितीय योग। देखो यहाँ पर एक चीज छोड़ रहा हूं मैं कि धाराओं का बीजगणितीय योग हो गया, यानी ये समेशन का साइन लगाना पड़ेगा, यानी म्यू नॉट समेशन आई होगा धाराओं के बीजगणितीय योग के गुणनफल के, धाराओं के बीजगणितीय योग के गुणनफल के। देखो म्यू नॉट और आई के बीच में गुणनफल है, ठीक ना, के बराबर होता है। तो कुल मिला के जो रेखीय समाकलन होता है, एम्पियर का नियम बस ये बताता है भैया कि जो रेखीय समाकलन होता है वो म्यू नॉट यानी निर्वात की चुंबकनशीलता तथा उस बंद लूप से गुजरने वाले जितने भी धाराओं का जो बीजगणितीय योग के गुणनफल के बराबर होता है। यानी रेखा समाकलन किसके बराबर हो गया, तो निर्वात की चुंबकनशीलता और उस लूप से जितने भी धारा गुजरे होंगे उनके बीजगणितीय योग के गुणनफल के बराबर हो गया। बस 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 समझ में आ गया सर, अब कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ गया कि नहीं। इस देखो इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर हम जानते हैं भैया कि बी डॉट, जब डॉट प्रोडक्ट अगर हम हटाते हैं तो बी डीएल कॉस थीटा हो जाएगा। वेरी गुड, ये कॉस थीटा हो गया। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे कि यहाँ पर आप देखोगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर बच्चा ये हो जाएगा कि यहाँ पर म्यू नॉट तो वही रहेगा बच्चा, यहाँ पर रुक जाओ,
रुक जाना बच्चा थोड़ा सा, म्यू नोट तो वही रहेगा। यहाँ पर आई को क्या लिख सकते हो आप, आई को इस तरीके से लिख सकते हो कि देखो आई क्या है, आई कुल धारा को दिखा रहा है ना समेसन आई, तो कुल धारा कितने हैं इस बंद पथ के अंदर, I1 है और क्या है प्लस में I2 है, और प्लस नहीं माइनस, क्योंकि देखो डायरेक्शन ये नीचे की हो जा रहा है, तो यहाँ पर इसका डायरेक्शन के अकॉर्डिंग लेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, और फिर वो ए के डायरेक्शन में तो प्लस में हो जाएगा। क्या इतना बात समझ में आ गया बच्चा? तो यही था आपका एम्पियर का नियम। तो पहला टॉपिक ये आपका इस पूरे के पूरे महत्वपूर्ण टॉपिक्स में से पहला का पहला टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर में किस तरीके से, देखो समेसन आई बराबर में इतना क्यों लिख दिया, क्योंकि ये टोटल आई जो है हमारा ना टोटल धारा को दिखा रहा है। तो भैया टोटल धारा को दिखा रहा है तो मतलब कि चलो ले लेते हैं यार, क्या दिक्कत है, टोटल धारा तो टोटल बंद लूप से कितने धारा जा रहे हैं, या याद रखना बच्चा कि बंद लूप से कितने धारा निकल रहे हैं उसके बारे में आपको कुल मिलाकर बताना है, करना है, ठीक ना। ये थोड़ा पेन ढंग से नहीं चल रहा, लेकिन तब भी मैंने कोशिश की है कि अच्छे ढंग से चलाओ, ठीक ना। बाकी ये आप समझ गए होंगे, कॉन्सेप्ट को समझो, बात समझना, ठीक ना। तो ये कुल मिला करके आपके दिमाग में आ गया होगा कि आखिर में ये चीज़ है क्या, कौन सी बला है, ठीक। तो चलते हैं अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, यार क्या दिक्कत क्या है, चलो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक ना। तो अब हम लोग सीख लेते हैं एम्पियर के नियम का अनुप्रयोग, क्योंकि देखो यहाँ पर अगर आपको कोई भी नियम समझना है ना अच्छे ढंग से, तो उसका अनुप्रयोग समझो आप, शानदार तरीके से पूरा पूरा नियम समझ जाओगे कि आखिर में हमने ये नियम पढ़ा क्यों। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि अगर आपने एम्पियर के नियम अभी पढ़ रखा है तो वहां पर उसको बेहतर तरीके से समझने के लिए हम क्या करते हैं कि उसका अनुप्रयोग देखते हैं कि भैया यूज कहां पर, पढ़ तो लिया, यूज कहां पर करना है, ठीक ना। तो यहां पर जो यूज है उसका जो पहला यूज है कि सीधी एवं लंबी प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र। तो देखो प्रणालिका आगे क्या होता है, तब तो चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे ना उसके भीतर। देखो प्रणालिका कुछ नहीं होता है, घर का रोटी बेलने वाला बेलन है ना ब्रो, घर का रोटी बेलने वाला बेलन है ना, तो बेलन ऐसे रख लो, कुल मिलाकर के ऐसे इस तरीके से रख लीजिए बेलन को, बेलन छोटा सा बना देते हैं, ये इस तरीके से, ओह थोड़ा सा टेढ़ा बन जा रहा है, सीधा बनाना है थोड़ा सा, ठीक है, ताकि अच्छा दिखे। ये बेलन हो गया। अब अगर इस बेलन में अगर आप क्या करते हो ना कि इस तरीके से तार को लपेट देते हो, क्या करते हो भैया कि इस तरीके से अगर आप तार को क्या कर देते हैं, लपेट देते हैं इस तरीके से, इस तरीके से तार को क्या कर देते हैं, लपेट देते हैं इस तरीके से, गोल गोल तार नहीं रहता है, लपेट देते हैं। अभी सब दिखाएंगे हम, क्यों घबरा रहे हैं, ठीक ना। इस तरीके से अगर आप तार को क्या कर देते हो, लपेट देते हो, ठीक ना, और ये तार अंदर से गया है और इस तरीके से बाहर आ गया, ठीक। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये जो तार है वो इस तरीके से अंदर गया, फिर ऐसे घूम करके फिर ऐसे ऐसे घूमते आएगा, ये आगे तार अंदर गया है बबुआ, ये समझिएगा कि तार ये अंदर गया है और फिर ये घूमा है, फिर ये घूमा है, फिर ये घूमा है बाहर, फिर अंदर गया है, मतलब अंदर वाला तो नहीं दिखेगा ना, लेकिन बाहर वाला ये दिख रहा है। लेकिन ये शुरुआत में तार कहाँ से कहाँ तक गया है, अंदर तक, अंदर ही गया है। क्या इतना बात समझ में आ रहा है, ऐसे 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 फिर ऐसे फिर ऐसे, मतलब ये अंदर गया फिर ऐसे 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 गया है। क्या इतना बात समझ में आ रहा है, ये आपका परिनालिका बन जाता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सोलेनॉइड। क्या बोलते हैं बबुआ, सोलेनॉइड बोलते हैं, ठीक ना। अब जैसे परिनालिका है, तो परिनालिका में जब भी आप करंट दोगे ना, देखो तार है ना भाई साहब, तो तार है तो तरवा में जब भी करंट देते हो ना आप, तो आपने ऑर्स्टेड के नियम में पढ़ रखा है कि कभी भी कोई भी चालक तार है उसमें करंट प्रोवाइड करते हो तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, यानी इसमें भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएंगे, तो इसमें भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल बन जाएंगे इस तरीके से। क्या बात समझ में आ रहा है कुल मिलाकर के, तो ये बात समझिएगा। अभी डायरेक्शन में बताऊंगा कि आखिर में नॉर्थ पोल साउथ पोल किधर से लेना है, कब इसमें मतलब कि ये चुंबक की तरह काम करेगा, जब इसमें आप क्या करोगे, धारा प्रोवाइड कराओगे। क्या इतना बात समझ में आ रहा है, जब इसमें आप धारा प्रोवाइड कराओगे, देखो इस तरीके से धारा हमने प्रोवाइड कर दी। क्या इतना बात समझ में आया कंफर्म, कि ये बात आपसे समझो कि यहाँ पर अगर कोई प्रणालिका है, प्रणालिका मतलब कुछ नहीं भैया, बस करना क्या है हमको कि आराम से एक वो बेलन ले लेना है, कुछ भी कुछ किसी चीज का, उसमें चालक तार लपेट देना है, फटाफट फटाफट फटाफट, ठीक, इस तरीके से वो प्रणालिका बन गया। अब इसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र जो वैद्युत धारा है उसकी भी डायरेक्शन को बताएंगे कि वैद्युत धारा की दिशा कैसे बतानी है, और वैद्युत धारा की दिशा को देख करके आपको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे बतानी है वो भी हम बात करेंगे, ठीक ना, ठीक, वो भी बात करेंगे। और इसमें और एक और चीज बात करेंगे कि सीधे हाथ का जो अंगुष्ठ नियम है वो क्या बताता है, वो उसका प्रयोग करके कैसे कैसे हम क्या कर सकते हैं कि जो ये विद्युत मतलब सॉरी चुंबकीय जो क्षेत्र है उसका दिशा कैसे निकाल सकते हैं, ठीक ना, विद द हेल्प ऑफ
क्या चाहिए, अरे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यार, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन का प्रयोग करके हेल्प से, मतलब सहायता से हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तो निकाल ही सकते हैं। क्या इतना बात समझ में आ रहा है बउआ? क्या इतना बात समझ में आ रहा है? मजे से मजे माना मजे मा। अब देखो यहाँ, अब यहाँ पर देखिए कुल मिला करके अब एक फिगर और मैं ड्रा करता हूँ, इसको थोड़ा सा जूम करके, क्या करके बउआ, इसको थोड़ा सा जूम करके, क्या बात समझ में आ रहा है? इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं और फिर एक और फिगर मैं ड्रा करता हूँ। ठीक, चलिए यहाँ पर देखिए, इस फिगर को मैं इस तरीके से ड्रा करता हूँ। देखो उसमें बहुत बार तार लपेट दिया गया ना, थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या है, कौन सी चीज़ कैसे कैसे है, तो इसीलिए हम एक और फिगर ड्रा करते हैं यहाँ पर। ठीक, थोड़ा सा इसी फिगर को जूम करके, ठीक आपको दिख रहा होगा, आराम से देखो, कोई दिक्कत नहीं है, 110% आपको समझ में आ जाएंगी, हर एक एक चीज़ आपको समझ में आ जाएंगी, इसकी गारंटी हमारी। क्या बात समझ में आ रहा है? ठीक ना। तो यहाँ पर आप इस तरीके से देखो यहाँ पर, ठीक ना। तो यहाँ पर अब ये यही वाला फिगर यहाँ पर है कि आप सपोज करो कि यहाँ पर ऐसे 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 पूरा पूरा तार लपटा हुआ है, यानी ऐसे 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 जैसे था वैसे तार लपटा हुआ है, ये सपोज करना, दिमाग में रखना। अब यहाँ पर बच्चा, यहाँ पर एक बात आपको बतानी है कि यहाँ पर आप जो धारा की दिशा है उसको डॉट और क्रॉस से दिखाओगे। हालांकि पहले हमने बता रखा था कि जो धारा की दिशा होती है, सॉरी, जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है उसको क्रॉस और डॉट से दिखाते हैं, लेकिन इस वाले टॉपिक में अभी आप धारा की दिशा दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो बच्चा, ये धारा अंदर की ओर जा रहा है और फिर ये धारा बाहर की ओर आ रहा है, यानी ये ऊपर वाले सिरे से धारा बाहर की ओर आ रहा है। देखो डायरेक्शन मैंने बता दिया, ठीक ना। अभी मत घबराओ, एकदम साक्षात आपको दर्शन दे करके दिखाएंगे, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर इस धारा जो धारा है अंदर की ओर गया है, बाकी सब बाहर 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 बाहर, मतलब ये वाला अंदर वाला उस तरफ है ना बच्चा, तो दिख नहीं रहा है, ठीक ना, बाकी सामने वाला तो हमें दिखेगा ही, ठीक ना, है ना। तो यहाँ पर ये वाले जो धारा की दिशा है सब बाहर की तरफ आ रहा है, तो बाहर की तरफ जो धारा होगा उसको क्या करोगे आप, डॉट से दिखाओ। क्या, किस चीज से दिखाओगे बच्चा? डॉट से, क्योंकि तीर आप देखते हो, देखो तीर जब देखते हो, तीर आपकी तरफ आएगा तो क्या होगा, आपको डॉट ही दिखेगा, ठीक ना। और तीर जिधर से आता है मान लो तो उसका क्रॉस दिखेगा पीछे। तो यहाँ पर आपको ये चीज बात समझ में आ जाना चाहिए कि ये तीर की तरह होता है, एकदम तीर जैसे तीर है, तो तीर का अगर तीर आपके तरफ आएगा तो आपके डॉट या यही वाला हिस्सा दिखेगा, तो इसलिए डॉट मान लो, क्योंकि बाहर की तरफ हमारी तरफ है ना, मतलब विद्युत जो धारा की दिशा है हमारी तरफ है, तो इसीलिए इसका डायरेक्शन इधर होगा और इसका डायरेक्शन क्या होगा, क्रॉस 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 होगा, यानी इस तरीके से इसका डायरेक्शन होगा। क्या बात, इतना बात समझ में आ रहा है बच्चा? क्या बात इतना समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है आपको कि आखिर में बात क्या कर रहे हैं? और यहाँ पर देखो फिर जो धारा का डायरेक्शन अंदर की ओर चला जा रहा है, तो तीर कहाँ जा रहा है, अंदर की ओर जा रहा है, तो तीर आपसे दूर जा रहा है, ये समझिए। तो आपको पीछे वाला दिखेगा ना, क्रॉस ही तो दिखेगा ना, और अगर तीर आपके तरफ आएगा तो डॉट वाला, यानी जो धारा का दिशा है वो बाहर की तरफ है, तो बाहर का तरफ का मतलब तीर हमारी तरफ आ रहा है, तो ये डॉट, और हमसे जब तीर दूर जाएगा यानी जो धारा की दिशा अब अंदर की ओर हो गई, तो अंदर की ओर की ये दिखाएंगे। क्या इतना बात समझ में आ गया? अब चलो बच्चे, साक्षात आपको हम दर्शन दे करके दिखाते हैं, बताते हैं कि क्या कहते हैं कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे होगा, किधर होगा। क्या बात समझ में आ रहा है? चलो, ठीक ना, ठीक। तो देखिए, अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना है तो आसानी से आप मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता कर सकते हो, एकदम आसान है। बस आपको सीधे हाथ का अंगुष्ठ नियम पता होना चाहिए, ठीक ना। तो सीधे हाथ का अंगुष्ठ नियम ये बोलता है कि भैया अगर आप इन अंगुलियों को धारा की दिशा में घुमाओ, बात समझ में आ रहा है? अगर इन अंगुलियों को धारा की दिशा में घुमाओ, जिधर धारा बह रहा है, अभी बताएंगे किस तरीके से, धारा की दिशा में घुमाओ, तो ये अंगूठा आपको हमेशा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा। क्या बात समझ में आ रहा है? तो अंगुलियों को हम धारा की दिशा में घुमा लेते हैं। देखिए अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये देखिए जो है ये तार है, सपोज दैट ये तार है, ये आपका सोलेनॉइड पूरा का पूरा बना हुआ है, ये सिलेंडर मान लीजिए, ये क्या है, वायर है। अब ये वायर है तो इसी में तो करंट बहेगा ना, तो इसमें करंट बहेगा, तो देखिए ये तार जो है आगे अंदर की ओर गया है, देखो ये अंदर की ओर गया है, फिर आपको ये बाहर वाला पोर्शन दिख रहा है, फिर अंदर फिर बाहर, फिर अंदर फिर बाहर, फिर अंदर फिर बाहर, मतलब करंट आगे ऐसे गया, मतलब कि अंदर से बाहर की ओर, फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, मतलब घूम रहा है, ठीक ना। तो हम क्या करें, इसको धारा की दिशा में घुमाते हैं, तो अंगूठा क्या बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा। जैसा फिगर में तो भी तो हमने ऐसे ही बना रखा है ना, कि फिगर में ही तो ये आगे अंदर ले रखा है, फिर बाहर फिर अंदर फिर बाहर फिर अंदर, इस तरीके से। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पर भी उसी तरीके से आपको करना है। देखो अब यहाँ पर देखो, ये आगे कहाँ है, अंदर की ओर, तो अंदर की ओर गया, फिर बाहर की ओर, फिर अंदर की ओर, फिर बाहर फिर अंदर। तो कैसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे धारा घूम रहा है, यानी आगे कहाँ है, आगे ये ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, अंदर बाहर, इस तरीके से घूम रहा है ना। ये देखो भैया, ये देखो ऐसे गया, ठीक, अंदर की ओर गया, फिर बाहर, फिर ऐसे घूमेगा तो फिर अंदर फिर बाहर, तो ऐसे 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 घूम रहा है। तो अंगूठा देखो ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो अंगूठा इधर दिखा रहा है, यानी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर हो गया, इधर हो गया।
क्या बात समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से अगर मान लो कि अगर धारा की दिशा बाहर से अंदर की ओर होती तो ऐसे ऐसे धारा घूमता है कि नहीं, ऐसे ऐसे ऐसे। अगर इसको उल्टा करके देखें तो अगर मान लो ये बाहर की ओर अभी जा रहा है, बाहर की ओर फिर अंदर, फिर बाहर अंदर, तो कुल मिलाकर के फिर धारा कैसे घूमता है, ऐसे ऐसे घूमता है, ऐसे ऐसे। तो अंगूठा फिर इधर आता, तो ये डायरेक्शन में क्या हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाता है। क्या बात समझ में आ गया? चलो बोर्ड पे और वहां पर भी शानदार तरीके से समझ लेते हैं क्या। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर में धारा की दिशा कैसे कैसे है। तो अंदर से बाहर की ओर है, यानी हमारी जो चारों उंगलियां हैं अंदर से बाहर की ओर इस तरीके से आ रही थी। तो कुल मिलाकर के जो हमारा अंगूठा था वो किधर जा रहा था, वो बच्चा पार्टी इधर ही तो जा रहा था ना, यानी हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी, यानी चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा हो जाएगी बच्चा, वो क्या हो जाएगा, इस दिशा में हो जाएगा, इस दिशा में, इस डायरेक्शन में। क्या बात समझ में आ रहा है बच्चा? तो इस डायरेक्शन में आपका हो जाएगा। क्या इतना बात कंफर्म हुआ कि किस डायरेक्शन में होगा? इतना बात कंफर्म हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन हो जाएगा इस डायरेक्शन में हो जाएगा। क्या इतना बात आपको दिमाग में आ गया कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में? क्या इतना बात समझ में आ गया? चलिए, अब यहाँ पर आप जानते हो बच्चा कि यहाँ पर हम अगर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाल रहे हैं तो यहाँ पर हमें एम्पियर का नियम लगाना पड़ेगा। और एम्पियर का नियम लगाने के लिए, एम्पियर का नियम लगाने के लिए एक लूप ड्रा करना पड़ता है हम लोग को बच्चा। तो लूप कैसा होगा, देखो इसमें लूप एक वर्गाकार हम खींच लेते हैं, ठीक ना, इस तरीके से आराम से एक लूप खींच लेते हैं, ठीक, इस तरीके से आराम से हमने एक लूप खींच लिया, ठीक ना। अब इस लूप का नामकरण भी कर देते हैं बच्चा, कि इस लूप का कुछ ना कुछ तो नाम होगा ना, कि ये लूप, रुक जाओ, एक साफ साफ आपको दिखेगा, इस कलर का मैं कर दूंगा तो, ठीक। ये लूप हमने ड्रा कर दिया। अब ये लूप का कुछ नाम है, तो ये P Q R S, ठीक ना, ये लूप हो गया। इसको मत देखो, ये लूप हो गया जो कि P Q R S है। क्या इतना बात समझ में आ गया बच्चा? अब यहाँ पर ये एम्पियर लूप कहलाएगा बच्चा, ये याद रखना, ये वर्गाकार जो हमने ड्रा कर रखा है ये एम्पियर लूप आपका कहलाएगा। क्या बात समझ में आ रहा है? अब ये वर्गाकार है, सब की लेंथ आप L मान लो। अगर लेंथ L है तो सब में जो अल्पांश हो जाएगा, अल्पांश का मतलब एकदम छुटकू वाला दूरी, सब में DL हो जाएगा। ये DL बच्चा, यहाँ पर भी ये भी DL बच्चा, यहाँ पर एक अल्पांश खींचेंगे तो ये भी, क्योंकि सब L L है, तो यहाँ पर अगर ये पूरा L है तो यहाँ पर ये छोटा सा डिस्टेंस लेंगे तो DL हो जाएगा। देखो सब L है, अगर ये पूरा L है तो अगर छोटा सा हमने डिस्टेंस ले लिया, इसका मतलब छोटी सी लंबाई, तो DL लगाना पड़ जाएगा। ये भी पूरी की पूरी L है, यानी RQL है, तो यहाँ पर भी छोटी सी लंबाई ले लेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, DL हो जाएगा। ये पूरा का पूरा क्या है, L है, मतलब SRL है, तो यहाँ पर ये भी छोटी छोटी लंबाई ले लेंगे तो ये क्या जो हो जाएगा, DL हो जाएगा। ये वाली SP अगर L है तो ये भी छोटी छोटी, अगर इसका छोटा छोटा लंबाई ले लेंगे तो ये भी DL हो जाएगा। क्या इतना बात परफेक्ट तरीके से समझ में आया बच्चा? इतना। अब देखो यहाँ पर हमें धारा भी देखना है कि धारा हम उन्हीं धाराओं को लेंगे जो इस लूप के अंदर होंगे। क्या बात समझ में आ रहा है ना? वो आपको शानदार तरीके से समझ में आ जाएगा बच्चा, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा समझने में, ठीक ना। एक एक चीज़ें हम लोग देख लेंगे, समझ लेंगे, ठीक। अब यहाँ पर बच्चा, अब एम्पियर का नियम क्या था? एम्पियर का नियम, तो एम्पियर का नियम था बच्चा कि BDL, और यहाँ पर इक्वल टू में क्या था, μ0 और समेसन I, यानी टोटल धारा, यानी लूप के अंदर जितने भी धारा होगा उसका बीजगणितीय योग। अब कितना भी धारा है, ठीक ना। ये क्या इतना बात समझ में आ रहा है बच्चा? तो इतना बात अपने दिमाग में एकदम रखते जाइए, जितनी भी बातें मैं बताते जा रहा हूँ, ठीक ना। अब यहाँ पर बात एक कंफर्म कर लीजिए बच्चा कि यहाँ पर जो आपको पूरे के पूरे लूप के कारण क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, मतलब अंदर के हालत की हमें भीतर निकालना है चुंबकीय क्षेत्र का मान। लेकिन जो लूप है ना, लूप के अंदर जो हमारा क्या है, धारा है ना, उसी धारा को तो लेंगे ना हम, क्योंकि एम्पियर का ये कंडीशन है। यानी आपको यहाँ पर छोटकू सा लिखना पड़ जाएगा P, यहाँ पर छोटकू सा लिखना पड़ जाएगा PQR। क्या लिखना पड़ जाएगा बच्चा? PQRS, क्योंकि हम ये लूप ले रहे हैं और ये एम्पियर लूप है, तो इसके अंदर जितना धारा होगा उसी कारण हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है, ठीक ना। वो भी कहाँ, अंदर है ही, बाहर नहीं, अंदर। बात समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर आपको डायरेक्शन थोड़ा समझना पड़ेगा बच्चा, कि यहाँ पर अगर देखोगे कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर है बच्चा, इधर की ओर है। क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर की ओर। और यहाँ पर, अब यहाँ पर अगर क्या चीज, हम ये लूप ले रहे हैं, लूप का भी डायरेक्शन होता है बच्चा। रुक जाओ, अभी रुक जाओ, शानदार तरीके से समझेंगे। आगे आप क्या कर लो, देखो ये बहुत बड़ा लूप है, यानी PQRS है, तो आप क्या कर सकते हो कि बारी बारी से इसको बांट भी सकते हो। कैसे बांट सकते हो? देखो बच्चा, ऐसे बांट सकते हो कि B डॉट प्रोडक्ट है तो यहाँ पर BDL हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा। समझिएगा बच्चा, शानदार तरीके से एक एक चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी, लेकिन बस समझिएगा। यहाँ BDL जाओ, यहाँ पर प्लस में भी क्या हो जाएगा कि BD, चलो BDL cos थीटा, तो
तो यहाँ पर कितना हो गया, पी क्यू हो गया, और क्या हो जाएगा, पी क्यू गए, पी से क्यू चले गए, क्यू से आर जाएंगे अब, तो क्यू से आर बच्चा चले जाएंगे, और यहाँ पर एक और होगा, क्यों, क्योंकि क्यू से आर गए तो आर से एस भी तो जाना पड़ेगा ना, है कि नहीं। तो यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें आपको देख करके चलनी है बच्चा, ठीक ना। ये कुल मिलाकर के शानदार तरीके से आपको समझ में आ जाएंगे। अब यहाँ पर पी आर से एस जाएंगे, अब आर से एस गए, और यहाँ पर प्लस में यहाँ पर अगला क्या करेंगे कि यहाँ पर बच्चा हो जाएगा कि बी डी एल कॉस थीटा। अब आर से एस चले गए थे, एस से पी भी तो जाएंगे ना, एक कंप्लीट लूप लेना है ना बच्चा, लूप का मतलब बंद एक रास्ता, तो यहाँ पर बंद एक रास्ता पूरा का पूरा लेना पड़ेगा। अब यहाँ पर बच्चा देखो, यहाँ पर थीटा है तो थीटा का मान निकाल लेते हैं बच्चा, ठीक ना। देखो थीटा का मान सबसे इजी है, सबसे इजी है निकालना थीटा का मान, बात समझिएगा बच्चा, सबसे इजी है थीटा का मान निकालना, तो सबसे इजी आप निकाल लोगे। देखो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर है, इधर की ओर, इधर की ओर, इधर की ओर, समझिए बच्चा। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हम इधर की ओर बना देते हैं, देखो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। अब यहाँ पर लूप का देखो डायरेक्शन, लूप का डायरेक्शन किधर होगा, अगर पहले वाले को देखें लूप का डायरेक्शन, तो लूप का डायरेक्शन किधर है बच्चा, पी से क्यू, देखो पी से क्यू ले रहे हैं ना, तो पी से क्यू है डायरेक्शन, तो यहाँ पर पी से क्यू यानी दोनों का डायरेक्शन क्या हो गया, सेम हो गया, तो यानी थीटा की वैल्यू क्या हो गई, ये जीरो हो गई, थीटा की वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई। क्या इतना बात समझ में आ रहा है बच्चा कि नहीं समझ में आ रहा है, बोल दीजिएगा, आराम से बोल दीजिएगा बच्चा जी, कितना बात समझ में आ रहा है कि नहीं। थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। पी से क्यू ले रहे हैं, बात समझ में आ रहा है, ये पी से क्यू एज अ लिमिट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो थीटा की वैल्यू यहाँ पर बगल में लिख देंगे, स्वाहा जीरो। क्या बात समझ में आ गया, ये थीटा की वैल्यू जीरो हो गया। क्या इतना बात समझ में आ गया, जल्दी से बोल दीजिए, जल्दी से बोल दीजिए बच्चा, क्या इतना बात समझ में आ गया कि नहीं। चलिए समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया बात है। अब यहाँ पर देखिए, अब अगला अगर देखें हम, थीटा की वैल्यू यहाँ पर जीरो, आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना, थीटा की वैल्यू जीरो, ये अलग कलर से कर दे रहे हैं ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में, ठीक। अब यहाँ पर अगला में देखेंगे, अब अगला देखिए, अब बी की वैल्यू किधर है, बी की वैल्यू, ये बी की वैल्यू तो बदलेगी नहीं, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यही है तो यही रहेगा बच्चा। अब देखो ये पी से क्यू गए थे, क्यू से आर, देखिए क्यू से आर ऊपर की ओर, यानी क्यू से आर ऊपर की ओर सीधे जा रहा है, तो क्यू से आर ऊपर की ओर, क्या मतलब ऐसे तो होगा ना बच्चा। तो यहाँ पर देखिए अब कैसा डायरेक्शन बन रहा है, यहाँ पर थीटा मतलब ऊपर की ओर बन रहा है ना, तो यहाँ पर थीटा 90 डिग्री हो जाएगा। तो इसके लिए क्यू से आर, क्यू से क्या आर के लिए सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बदलने वाला नहीं है बच्चा, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो वही होगा, यानी क्यों, सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है तो इधर ही होगा, ये इधर ही होगा डायरेक्शन, देखो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर ही रखा। लेकिन अब यहाँ पर जो लूप का डायरेक्शन जो हमने, सॉरी, जो हमने अल्पांश लिया, अल्पांश का डायरेक्शन किधर से, क्यू से आर, तो क्यू से आर, ये देखो क्यू था, ये आर था, ये ऊपर ही तो जा रहा था ना, इसलिए ऊपर ले जा दिया, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री, तो यहाँ पर 90 डिग्री हो जाएगा। पहले में तो कितना था, जीरो था, अब यहाँ पर 90 डिग्री हो। क्या इतना बात समझ में आ गया बच्चा। इस बात को अपने जहन में बैठाते जाइए, कुल मिलाकर के एक एक चीज़ें आपको समझ में आएंगी। अब यहाँ पे आर से एस लेना है, आर से एस, फिर देखिए यहाँ पर आर से एस, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है बच्चा, इधर है, और यहाँ आर से अब एस ले रहे हैं ना, तो इसका डायरेक्शन किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। क्या इतना बात समझ में आ रहा है, यानी अपोजिट हो जाएगा। क्या इतना बात समझ में आ रहा है बच्चा। तो यहाँ पर इस तरीके से हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर बबुआ समझिएगा, यहाँ पर तो एंगल तो 180 बन रहा है, यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है बच्चा, 180 बन रहा है, क्योंकि अरे यार ये देखो ये पूरा कंप्लीट मतलब कि हाफ एंगल बन रहा है ना, जो कि 180 होता है, 180 बन रहा है। लेकिन यहाँ पर देखो ना बबुआ, यहाँ पर अगर देखोगे तो ये वाला जो लूप है ना, ये देखो बाहर की ओर है। बात को समझना बबुआ, बात को समझिएगा आप लोग कि यहाँ पर ये देखो जो लूप है ना, वो बाहर की ओर निकल गया है। कहने का मतलब ये है बच्चा कि यहाँ पर ये लूप बाहर की ओर निकल गया, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है कहाँ, उसका वैल्यू तो जीरो है कि नहीं। अरे भैया ये बाहर की तरफ, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की कुछ ना कुछ वैल्यू है, यहाँ पर भी है, जहाँ जहाँ पर हमने अल्पांश लिया है, यहाँ पर कहाँ है, यहाँ पर तो एकदम जीरो है। तो यहाँ पर एकदम जीरो, यानी ये वाला पूरा का पूरा जो सिरा है, यहाँ पर जीरो है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, यानी बी की वैल्यू टोटल की टोटल हम क्या कर सकते हैं बच्चा, यहाँ पर जीरो कर सकते हैं। क्या इतना बात आपके दिमाग में आ गया बच्चा। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर अगर एसपी लेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है बबुआ, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, इस तरीके से बी इस डायरेक्शन में है, बी आपका। और यहाँ पर एसपी देखेंगे तो एसपी किधर है, एसपी यानी ऐसे नीचे आएगा। यहाँ पर भी देखिए 90 डिग्री बन रहा है कि नहीं। अरे देखो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, इधर है, इधर है, और ये वाला नीचे आ रहा है, तो यहाँ पर भी डायरेक्शन किधर होगा, मतलब कि यहाँ पर एंगल कितना होगा 90 डिग्री, यानी यहाँ पर भी आपको थीटा इक्वल टू में 90 डिग्री। अब यहाँ पर बात समझना बबुआ, देखो कॉस की वैल्यू आपको थोड़ा मोड़ा पता होना चाहिए ईमानदारी से। कॉस 90 का वैल्यू जीरो, तो ये पूरा का पूरा जीरो, तो यानी ये पूरा पूरा खत्म। कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है बबुआ, कॉस 90 का वैल्यू होता है जीरो, तो ये खत्म। अगर बी का ही वैल्यू जीरो तो सब भी ये भी खत्म। अगर यहाँ पर
पर यहाँ पर 90 डिग्री है, cos 90 रखोगे ये भी 0। अब क्या बचा, यही बच्चा बबुआ, ठीक ना। और यहाँ पर इज इक्वल टू में ये वाला चीज उतरेगा, कौन वाला बबुआ, ये वाला μ0 एप्सिलॉन नॉट। तो ये वाला आप भूलिएगा मत उतारना, ये वाला रहेगा, ठीक ना। अब हमारे बचेगा क्या बबुआ भाई साहब, कि यहाँ पर ये बच गया, यानी बी डी कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, वो तो क्या हो जाएगी, अरे यार cos 0 की वैल्यू 1 हो जाती है, तो उसको हटा दो ना, क्या दिक्कत है, P। और यहाँ पर आपको सामने दिख रहा होगा कि μ0 आएगा यहाँ पर, और समेशन में एप्सिलॉन। क्या इतना बात समझ में आ रहा है। अब देखो बी डी एल, बी को बाहर निकालेंगे और डीएल का अगर हम इंटीग्रेशन कर दें, इंटीग्रेशन का मतलब सबको जोड़ देना, यानी ये जो डीएल है ना, डीएल बहुत बार लिखा गया है, यानी अगर डीएल का इंटीग्रेशन करोगे तो सीधे सीधे एल आएगा। बात समझ में आ रहा है ना, कि यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ दिस, अगर ऐसे कि कोई भी चीज़ इस तरीके से लिखा हुआ है, बात को समझिएगा, अगर कोई भी चीज़ इस तरीके से लिखा होगा इंटीग्रेशन, यानी डीएल को बहुत बार जोड़ा गया है। बात समझ में आ रहा है ना। और डीएल को आप जानते हो बहुत बार डीएल, अगर यहाँ पर डीएल मान लो, यहाँ पर डीएल सबको जोड़ दोगे तो वो तो एल के बराबर ही होगा, जब हो जाएगा ना बच्चा। तो ये जो होता है ना, ये एल के बराबर ही होता है। क्या चीज़ एल के बराबर होता है, कि अगर आप ऐसे लिख देते हो किसी चीज़ को यहाँ पर आराम से, अगर ऐसे, अगर डीएल अगर ऐसे लिखा हुआ है तो ये किसके बराबर होगा बच्चा, एल के बराबर होगा। कहीं स्टार बना करके लिख सकते हैं। बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर बी तो बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा बबुआ, यहाँ पर ये एल आ जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर बी एल हो जाएगा, और ये आराम से, ठीक। ये पी से क्यू तक का ले रहे हैं, तो पी से क्यू तक का देखो लेंथ क्या है, एल ही तो है ना। तो पी से क्यू तक का एल लेंथ एल ही है, तो एल, और मैग्नेटिक फील्ड बदलने वाला नहीं, वो भी है। अब यहाँ पर समझिएगा बच्चा कि यहाँ पर आई है, आई क्या है, यहाँ पर टोटल धारा है। क्या है बच्चा, टोटल धारा, मतलब पूरा का पूरा धारा। आई का मतलब क्या है, कि इस लूप के अंदर कितना ज़्यादा धारा जा रहा है ना, वही आई है। तो हमें अगर धारा का मान निकालना हो कि टोटल धारा है कितना, वो तो आई दिखा रहा है, लेकिन इस लूप के कारण कितना ज़्यादा धारा है। ऐसे ये जो लपेटा जाता है ना इसमें चालक तार, वो बहुत मतलब एकदम नज़दीक लपेटा जाता है बच्चा। क्या किया जाता है बच्चा, बहुत नज़दीक लपेटा जाता है बच्चा। तो इस बात को ध्यान देना है आपको, कि जो लूप है ना बहुत नज़दीक लपेटा जाता है। तो इस बात को आपको समझना है कि यहाँ पर इस तरीके से नाम नज़दीक। तो यहाँ पर एक चीज़ हम मान के चलेंगे, चलो हमें टोटल धारा चाहिए ना बच्चा, तो टोटल धारा हम निकाल के आपको बताते हैं कैसे निकलता है। बात समझिएगा बच्चा, यहाँ पर आप थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं होइएगा बच्चा। यहाँ पर आपको समझना है कि टोटल धारा यानी ये एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कैसे निकलेगा। एप्सिलॉन नॉट का मतलब अब बच्चा कि पूरा का पूरा इस लूप में कितना ज़्यादा धारा है। बात समझ में आ रही है, इस लूप से कितना ज़्यादा धारा निकल रहा है, ठीक ना। तो ये पूरा का पूरा, चलिए हम आपको धारा निकाल के दिखाते हैं, ठीक। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर अगर धारा निकालना हो तो मान लेते हैं कि यहाँ पर इस तरीके से हमारा जो लूप बनाया हुआ है, इस तरीके से यहाँ पर इस तरीके से पूरा का पूरा, ठीक ना, ये बनाया हुआ है ना जी। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ पर ये जो मतलब इसमें जो फेरों की संख्या है, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n मान लेते हैं। एकांक का मतलब समझ है बच्चा, एकांक का मतलब कि 1 सेंटीमीटर 1 मीटर में, मतलब एकांक का मतलब 1, तो 1 मीटर ले लीजिए या 1 सेंटीमीटर, मान लीजिए 1 सेंटीमीटर में एकांक लंबाई में फेरों की संख्या कितनी, मतलब एकांक लंबाई फेरों की संख्या कितना बच्चा, n मान लेते हैं कि यहाँ पर n फेरे किए गए हैं। मतलब पता नहीं है एक्चुअली कि कितना फेर किए हैं, बस एकांक लंबाई मान लेते हैं। मानने में क्या जाता है, ठीक ना। आपको बहुत बढ़िया समझ में आएगा, बस शानदार तरीके से दिखते रहिए। कि मान लेते हैं कि परिनालिका में एकांक लंबाई में फेरों की संख्या ये मान लेते हैं n है बच्चा, ठीक ना। एकांक लंबाई में फेरों की संख्या क्या हो गया है, n हो गया, ठीक ना। अब यहाँ पर अर्थात अगर l लंबाई में निकाले तो एकांक लंबाई का पता चल गया ना, एकांक लंबाई का पता चल गया बच्चा। अगर l लंबाई में फेरों की संख्या निकाले तो क्या हो जाएगा, nl हो जाएगा। क्यों बच्चा, अरे भैया मान लीजिए कि फेरे l लंबाई तक किए गए हैं ऐसे, तो एकांक लंबाई में मतलब एकांक का मतलब 1 मीटर में पता चल गया n है, तो पूरे के पूरे लंबाई में कितना हो गया, l से गुणा कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखिए कि अगर आपको एक मैंगो की वैल्यू पता चल गई कि एक मैंगो की वैल्यू क्या है, 5 रुपये है, तो यहाँ पर आपको 2 मैंगो की या 50 मैंगो 100 मैंगो की, तो बस गुणा तो करना है। तो एक चीज़ की वैल्यू बस पता होनी चाहिए, बाकी आप किसी का भी निकाल सकते हो। जैसे कि यहाँ पर आपको एकांक की वैल्यू पता है तो आप किसी का भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक ना। इतना बात समझिएगा। तो एकांक का बस आपको पता होना चाहिए। तो एकांक का आपको पता चल गया, एकांक का n है, तो l लंबाई में, तो मान लीजिए टोटल लंबाई क्या है लूप का, मतलब कि पूरे लूप का वो क्या है l, तो l लंबाई में कितना होगा nl हो जाएगा। बात सही है,
क्या बात समझ में आ रहा है? एल लंबाई में। अब इतना बात समझ में आ गया कि नहीं? ठीक, तो ये एन एल, अब एन एल मतलब एल लंबाई में फेरों की संख्या कितनी हो गई? एन एल हो गई। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? और ये एल कहाँ है? लूप की लंबाई दिया गया था भैया, वही समझिएगा। ये जो एन था, सॉरी जो एल था वो लूप की लंबाई दिया गया था। अब इतना क्या बात समझ में आ गया? क्या भैया इतना बात समझ में आ गया कि नहीं? अब आपको टोटल फेरों की संख्या पता चल गया, इतना बात कंफर्म हुआ कि नहीं बच्चा? टोटल फेरों की संख्या पता चल गया कि आखिर में फेरों की संख्या कितनी है। अब अगर बात की जाए कि अब क्या बात करते हैं कि अब एन एल, अब ये जो एन एल फेरों की संख्या है, फेरों की संख्या में धारा। अब एन एल फेरों की संख्या में अगर धारा की बात की जाए, क्या किसकी बात की जाए बच्चा? धारा की बात की जाए तो वो कितना हो जाएगा? अब धारा, अब टोटल में धारा आई है, बात समझ में आ रहा है ना? तो केवल इतना में हमें निकालना है, एन एल में ही निकालना है। तो इस समय हम क्या कर देंगे? आई से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या दिक्कत है? मतलब टोटल में अगर मान लेते हैं कि टोटल प्रणालिका में धारा आई बह रहा है, वो तो शुरू में मान के चला था ना जी। तो यहाँ पर आपका एन एल अगर फेरों में देखा जाएगा तो एन एल में हम आई से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो केवल एन एल में पता चल जाएगा। यानी एन एल क्या है? फेरों की संख्या है, पूरा का पूरा फेरों की संख्या क्या है? एन एल है ना। तो एन एल फेरों की संख्या में केवल एन एल फेरों की संख्या में कितना धारा का वैल्यू हो जाएगा? तो एन एल आई हो जाएगा। आई केवल देखोगे बच्चा तो पूरे के पूरे प्रणालिका में है, लेकिन केवल एन एल में निकालना है हमको। क्या करना है? केवल एन एल में निकालना है। तो धारा की संख्या धारा कितना हो जाएगा? फेरों की संख्या में धारा, फेरों की संख्या में धारा कितना हो जाएगा? एन एल आई हो जाएगा बच्चा। क्या इतना बात समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या इतना बात समझ में आ गया? तो अब चलिए, अब धारा की संख्या यानी टोटल समेसन आई जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो गया बच्चा? एन एल आई के बराबर। क्या इतना बात समझ में आ रहा है? क्या इतना बात कंफर्म होगा कि आखिर में मैं बताना क्या चाह रहा हूँ बच्चा आपको? चलिए अब यहाँ पर चलते हैं, और जहाँ से शुरू किया था अब ये याद रखिएगा कि अब यहाँ पर धारा की संख्या कितना हो गया? एन एल आई। तो इतना को बस ध्यान में रखिएगा। अगर नहीं समझ में आएगा फिर से एक बार थोड़ा सा वीडियो को रिपीट करके देखिए, जरूर समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आया फिर बताइए, फिर मैं इस टॉपिक को जरूर भी उठाऊंगा आपके लिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये बात याद रखिएगा, ठीक ना। तो अब देखिए यहाँ पर टोटल धारा क्या था बच्चा? वही था समेसन आई था ना। बात को समझिएगा, तो टोटल धारा कितना था? समेसन आई था। तो यहाँ पर आप क्या करोगे? समेसन आई का वैल्यू आपने निकाल लिया, एन एल आई। यही तो टोटल धारा, यही तो था ना टोटल धारा, ये इतना है। तो ये टोटल का टोटल लूप का था। तो एन एल जानते हो बच्चा, एन एल क्या है एक्चुअली में? एन एल कि इस लूप के अंदर कितना फेरे हैं ना, वही एन एल है। और इस लूप के अंदर कितना ज़्यादा धारा है उसमें आई से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि बच्चा हमें केवल लूप के अंदर ना धारा का मान देखना है। तो फेरों की संख्या तो लूप के अंदर ना देखना पड़ेगा, तभी तो हम धारा किसमें? लूप में ही तो लूप नहीं, धारा तो फेरों में ही ना बह रहा है। क्या बात समझ में आ रहा है? तो फेरों की संख्या देखिए, और उन फेरों की संख्या देखिए जो लूप के अंदरवा है, क्योंकि अंदर में तो धारा बह रहा है ना। तो इसीलिए एन एल, तो एन एल कहाँ से कहाँ तक का फेरों की संख्या हो जाएगा? केवल यहाँ से यहाँ तक का बच्चा। क्या बतवा समझ में आ गया? और आई से मल्टीप्लाई कर दिए हैं, आई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना ही में तो धारा निकलेगा, पता चलेगा ना। क्योंकि एकांक लंबाई में फेरों की संख्या एन थी, एल लंबाई का मतलब बच्चा इतना ही का हमने निकालना था, तो एल से गुणा कर दिए थे उस समय। अब यहाँ पर धारा निकालना है, तो टोटल में धारा का मान कितना है? आई है। तो इस समय धारा का मान केवल कैसे? ये एन एल फेरों में धारा का मान कितना हो जाएगा? एन एल आई हो जाएगा। क्या इतना बात समझ में आ गया? फेयर नोट्स में सारा का सारा चीज़ साफ साफ लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको समझने में। तो यहाँ पर बस ध्यान से समझिएगा। अब एन एल आई यहाँ पर हो गया बच्चा। अब यहाँ पर एल से एल देखिए कैंसिल हो जाएगा, और बी की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितना आ जाएगा बच्चा? म्यू 0 एन आई। और यही क्या है? प्रणालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू है। क्या इतना बात समझ में आ गया? बहुत ही आसान है बच्चा, बस उस चीज़ को समझिए। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आ रहा होगा बच्चा, ध्यान से समझ गया ना। अब यहाँ पर नामकरण करेंगे, तो नामकरण ये म्यू नोट आप जानते हो क्या है? निर्वात की चुंबकशीलता है बच्चा। और यहाँ पर एन क्या है? एन है प्रणालिका में एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो लिख लीजिए एक बार कि एन क्या है बच्चा? तो प्रणालिका में एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है, वो हमने अभी समझा दिया था आपको। आई क्या है? आई धारा है जो कि हमारे प्रणालिका में प्रवाहित हो रहा है। क्या बात समझ में आ रहा है? आ गया कि नहीं बच्चा? तो यही था डेरिवेशन कि एम्पियर के नियम का अनुप्रयोग था बच्चा, कि सीधे एवं लंबे प्रणालिका, देखो सीधा भी है लंबा भी है, प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा उसकी मान की हमें गणना करनी थी। तो यहाँ पर हम लोगों ने
उसकी गणना कर लिया और अच्छे तरीके से हम लोग समझ लिए कि आखिर में इसका डेरिवेशन किस तरीके से होगा। आई होप बच्चा ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना यार, क्योंकि देखो मैं इस टाइम पे मतलब मैं अभी बाहर हूँ, लेकिन मैं हमें ये बात है कि मतलब बच्चों को बताना है, पढ़ाना है, ये हमें हमेशा चिंता लगा रहता है। इसीलिए मैं हर टॉपिक्स आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ एंड करता रहूँगा, ठीक ना। तो मज़े से पढ़ते रहो और सीखते रहो, फोड़ो यार, मतलब बेहतर करो कुछ अपनी ज़िंदगी में कुल मिला करके। बात समझ में आ रहा? अभी पढ़ने का टाइम है तो शानदार तरीके से पढ़िए। अभी जिस टाइम घूमने का टाइम होगा शानदार तरीके से घूमिएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिस टाइम में अभी पढ़ने का टाइम है तो एकदम मन दिन रात एकदम एक कर दीजिए। एकदम समझ में आ रहा है कि नहीं बात, ठीक ना। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं बच्चा, जाइए बवाल कीजिए, फोड़िए।